तो नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं आनंद पांडे आज आपको पढ़ाने शुरू कर रहा हूँ। यह मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय के चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को। तो आज पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि आपका पाठ्यक्रम क्या है और आपको इस सेमेस्टर में कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने प्रश्न पत्र हैं आपके। तो विद्यार्थियों, इस बार आपको केवल 4 ही पेपर देना है, जिसमें से 3 आप लिखित देंगे और एक महाविद्यालय में जो वाइवा होता है उसे। कुल मिलाकर के 4 पेपर की परीक्षाएं होनी है। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र में पहले पेपर का नाम होगा आधुनिक काव्य छायावाद तक, जो 75 नंबर का लिखित आपकी परीक्षा के लिए होगा और 25 नंबर आंतरिक परीक्षा में। कुल मिलाकर 100 नंबर का ये पेपर होगा। 75 आप परीक्षाओं में, 25 आंतरिक परीक्षाओं में प्राप्त करेंगे। इसके बाद दूसरे पेपर का नाम छायावादोत्तर काव्य है। छायावादोत्तर का अर्थ ये है कि सन 1936 के बाद जो लिखी गई रचनाएं हैं उनका अध्ययन अपेक्षित रहेगा छायावाद के उत्तर में। फिर इसके बाद तीसरा जो पेपर होगा ये ऑप्शनल होगा, अर्थात इसके 2 भाग हैं, दोनों में से किसी एक को हमें पढ़ना है। तो तीसरे पेपर में से 2 में से एक यानी हिंदी सिनेमा व साहित्य को मैं आपको पढ़ाऊंगा और सृजनात्मक लेखन इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और जो अन्यत्र महाविद्यालय हैं उनमें विद्यार्थी पढ़ेंगे। फिर चौथा पेपर दीर्घ शोध परियोजना का होगा। दीर्घ शोध परियोजना के अंतर्गत आपने जो यमय प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे सेमेस्टर में पढ़ाई की है, उस पढ़ाई में आपने जो सृजनशीलता का अनुभव किया है उसका एक खाका प्रस्तुत आप करेंगे। किसमें? दीर्घ शोध परियोजना में। दीर्घ शोध परियोजना आप किसी कवि को उठाएंगे या किसी लेखक को उठाएंगे, उसके पूरे जीवन परिचय को देंगे, उसकी रचनाओं को देंगे और उस पर मौलिक अर्थात कहीं से किसी पुस्तक से उठाकर चोरी से आपको नहीं लिखना है। आपको अपनी कई किताबों का आप अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद कम से कम 200 पेज का एक लेख लिखना है, जो दीर्घ शोध परियोजना के अंतर्गत समाहित होगा। 50 नंबर आप जो शोध प्रपत्र बनाकर लाएंगे, मेरे पास जमा करेंगे, उस पर आपको 50 नंबर मिलेंगे और 50 नंबर उस शोध परियोजना पर संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात मैं आंतरिक परीक्षक रहूँगा, एक बाह्य परीक्षक रहेंगे जो आपका वाइवा लेने आएंगे और प्रश्न पूछेंगे। आपने जो नोट्स बनाया है, जो शोध प्रपत्र बनाया है, उसी में से पूछेंगे और उसे बता करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा चारों पेपर का ब्यौरा, यानी पहले पेपर का नाम आधुनिक काव्य, दूसरे पेपर का नाम छायावादोत्तर काव्य, तीसरे पेपर का नाम सृजनात्मक लेखन अथवा हिंदी सिनेमा और साहित्य, चौथे पेपर का नाम दीर्घ शोध परियोजना। इन चारों पेपर का अध्ययन आपको करना है। अब हम सबसे पहले चलते हैं आपके पहले पेपर पर, यानी आधुनिक काव्य छायावाद के अध्ययन तक। तो सभी विद्यार्थियों के लिए पहले प्रश्न पत्र में आपको क्या पढ़ना है वो अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो पहले पेपर का सबसे पहले नाम क्या है? आधुनिक काव्य। कब तक? छायावाद तक। अब उसमें निर्धारित कवि एवं उनकी रचनाएं, अर्थात आधुनिक काल के जितने भेद हैं उन सभी भेदों में से छायावाद तक के कवियों को पढ़ना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, तीनों युगों के सभी कवियों एवं उनकी रचनाओं का सामान्य अध्ययन करना है। इसके साथ साथ 4 कवियों को यहाँ समाहित किया गया है,
विश्वविद्यालय द्वारा। वो 4 कवि कौन हैं? सबसे पहले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, यानी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है साकेत। साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग। साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग आपको पढ़ना है। 9वां सर्ग, सबसे पहले तो साकेत महाकाव्य जो है यह 12 सर्गों का हिंदी की खड़ी बोली का बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसमें राम कथा का वर्णन है। राम कथा में भी जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा और तुलसीदास जी द्वारा उपेक्षित पात्र हैं उर्मिला, उनके जीवन के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। 9वां सर्ग में उर्मिला के विरह की व्यथा का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त तरह तरह के हाव भावों को बताते हैं। तो उसे हम व्याख्या भाग में पढ़ेंगे। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त के बाद हमें पढ़ना है जय शंकर प्रसाद को। किसको? जय शंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। यह भी हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित महाकाव्य है कामायनी। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जिसमें से श्रद्धा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। तो श्रद्धा सर्ग को आपको पढ़ना है। कामायनी महाकाव्य का सामान्य परिचय, काव्यगत, भावगत और कलागत दोनों विशेषताओं को पढ़ते हुए अंत में श्रद्धा सर्ग के व्याख्या भाग का अध्ययन आपको करना है। फिर इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसका अध्ययन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी उपाधि है निराला। विरले स्वभाव के कारण इन्हें निराला कहा गया। निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। किसका अध्ययन? राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा का अध्ययन आप करेंगे। इसके बाद इनका दूसरा गीत है, हिंदी का पहला जो शोक गीत है, इनकी पुत्री के स्मरण में इन्होंने लिखा था, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति का अध्ययन आपको करना है। जो हिंदी का पहला शोक गीत है उसे आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चौथे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं ये। और पंत जी प्रकृति की गोद में पले बढ़े थे, इस कारण प्रकृति विषयक कई कविताओं को इन्होंने लिखा है। तो उसमें से हमें पढ़ना है परिवर्तन कविता। हे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन। परिवर्तन कविता को पढ़ेंगे। और इसके बाद प्रथम रश्मि का आना रंगीड़ तूने कैसे पहचाना। कहाँ ये हे बाल विहंगिन गाया तूने यह गाना। तो इन 4 कवियों का विशेष रूप से अध्ययन करना है। मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग, जयशंकर प्रसाद के कामायनी का श्रद्धा सर्ग, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के राम शक्ति की पूजा जो लंबी कविता है उसे पढ़ना है। इसके बाद सरोज स्मृति को, और पंत के परिवर्तन और प्रथम रश्मि। अर्थात अगर नेट की तैयारी आप कर रहे होंगे तो आपको किसी विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी कोचिंग को करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं आपके एमए के पाठ्यक्रम में ही ये सम्मिलित है। तो इसका अध्ययन आप सब करेंगे। फिर इसके बाद आपका दूसरा पेपर है छायावादोत्तर काव्य।
तो जो दूसरा पेपर होगा उसका नाम है छायावादोत्तर काव्य, छायावाद के उत्तर। तो हमने पहले पेपर में देखा था कि हिंदी साहित्य का विकास जिस रूप में हुआ, यानी हिंदी साहित्य का विकास, सबसे पहले विकास के चरण को समझते हैं। पहला विकास हुआ भारतेंदु युग, ठीक। फिर द्विवेदी युग। फिर तीसरा विकास हुआ हिंदी साहित्य के विकास के तीसरे पड़ाव को नाम दिया गया छायावादी युग। फिर चौथे पड़ाव को नाम दिया गया प्रगतिवाद। फिर नाम दिया गया अगले पड़ाव को प्रयोगवाद। तो इन्हीं दोनों को छायावादोत्तर काव्य के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए, जो पहला पेपर हुआ, पहले पेपर में आधुनिक काव्य में हमें किन तीन युगों के प्रमुख कवियों और रचनाओं को पढ़ना है? भारतेंदु, द्विवेदी और छायावादी। जो दूसरा आपका पेपर है छायावादोत्तर काव्य, यानी छायावाद के उत्तर, छायावाद के बाद यानी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। इन्हीं दोनों कवियों की रचनाओं का अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। सभी जितने भी कवि हैं, चाहे प्रयोगवादी हों या तार सप्तक के कवि हों, सभी कवियों का अध्ययन वहाँ हमें करना है। अब इसमें किन कवियों को सम्मिलित किया गया है और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, उनका नाम इस प्रकार है। सबसे पहले और जो बड़े कवि हैं उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, इतना बड़ा इनका नाम है। तो इनके नाम के आधार पर हम इसे पढ़ने का प्रयत्न करेंगे कि जब जिस कवि का नाम इतना बड़ा है तो उसकी रचना भी इतनी ही बड़ी होगी। उनकी रचना जो है आपके पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है, उस रचना का नाम है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा ये बंगाल में प्रचलित एक लोक कथा थी, उसी को आधार बनाकर ये असाध्य वीणा लिखी गई। इस कविता का मूल प्रतिपाद्य विषय है कि प्राचीन काल में क्या क्या कठिनाइयों का सामना लेखकों और कवियों ने किया, उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया और फिर उन्होंने बाद में संघर्ष करके अपना नाम सदैव के लिए अमर कर दिया। तो असाध्य वीणा में उसी केश कंबली की कथा का वर्णन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अर्थात अज्ञेय जी ने किया है। असाध्य वीणा केवल एक ही जो लंबी कविता है, यही आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसके बाद दूसरे नंबर पर गजानन माधव, गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना आपके पाठ्यक्रम में दी गई है और वह रचना है अंधेरे में। यह कविता 8 भागों में है और बहुत लंबी कविता है, तो इसकी अलग से पुस्तक आप ले लीजिएगा। अंधेरे में कविता के 8 भाग हैं, जिसमें से अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न बनता है भाग 6 से भागता मैं दम छोड़, सुनसान चौराहा। इन 2 शीर्षकों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रश्न अभी तक रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने बनाए हैं। फिर इसके बाद
गजानन माधव मुक्तिबोध के बाद तीसरे नंबर पर नागार्जुन, अर्थात इनका नाम है वैद्यनाथ मिश्र। बाद में जब इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया तो इनका नाम दिया गया नागार्जुन। तो नागार्जुन की 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में है। उन तीनों कविताओं का नाम इस प्रकार है। बादल को घिरते देखा है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर हमने उसको तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसमें बादल के विविध भावों के माध्यम से वर्तमान समय की राजनीतिक दशा का चित्रण किया गया है। इसके बाद पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने, यानी नागार्जुन जी ने जब बौद्ध धर्म धारण कर लिया, धारण करने के बाद वो जब श्रीलंका से अपने गांव में आए तो उन्होंने सुबह उठकर सूर्य की किरणों को देखा। देखने के बाद वो अपनी माता को याद करने लगे और याद करते हुए भगवान सूर्य के स्रोत का पाठ करने लगे। ओम भास्कराय नमः, ओम कुल देवताय नमः, इस मंत्र का पाठ करने लगे। और तभी आकर के इस कविता को उन्होंने लिखा कि पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने नास्तिक को, कि जो मैं भगवान को छोड़ करके बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, गांव में आया तो फिर मेरे आस्तिक ने, मेरे पूर्वजों की वाणियों ने मुझे पुनः अपनी ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। तो दूसरी कविता है पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने। फिर इसके बाद तीसरी कविता इनकी है बहुत दिनों के बाद। तीन कविताएं आपको पढ़नी है। बहुत दिनों के बाद, बादल को घिरते देखा है, पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने, पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने। फिर इसके बाद चौथा कवि जो आपके पाठ्यक्रम में है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह, इनकी उपाधि है दिनकर, अर्थात सूर्य के समान इनकी कविताएं ओजस्वी हैं, इसलिए इन्हें दिनकर की उपाधि दी गई। तो रामधारी सिंह दिनकर ने एक महाकाव्य लिखा है कुरुक्षेत्र। क्या लिखा है? कुरुक्षेत्र। कमेंट करके बताइएगा। कुरुक्षेत्र का अध्ययन आपको आपके चौथे पाठ्यक्रम में, चौथे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में करना है। तो दूसरा जो पेपर है उसमें कितने कवि? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन और दिनकर। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन और दिनकर, इन 4 कवियों का अध्ययन आपको करना है। फिर इसके बाद तीसरा पेपर आपका जो ऑप्शनल है वो इस प्रकार है। तो जो आपका तीसरा पेपर है उसका नाम है सृजनात्मक लेखन, या अगर इसे आप नहीं पढ़ते हैं हिंदी सृजनात्मक लेखन को, तो हिंदी सिनेमा और साहित्य को आपको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सृजनात्मक लेखन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ये इस बात पर जोर दें कि सृजनात्मक होता क्या है, सर्जना होती क्या है। जब हम कोई नई चीज़ लिखते हैं तो उसे बोला जाता है सर्जना, यानी नया निर्माण सर्जना है। और नए निर्माण को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो वो लिपिबद्ध रचना सृजनात्मक लेखन कहलाती है। तो सृजनात्मक लेखन में सबसे पहले हमें पढ़ना है सृजनात्मक लेखन का, हिंदी सृजनात्मक लेखन में सृजन करने का अभ्यास करना। जब किसी को लिखने सिखाया जाए, नई चीज़ पर शोध करके लिखने सिखाया जाए,
तो काव्य एवं गद्य का संदर्भ क्या होता है? अगर काव्य लिखना है तो कई सारी काव्य की पुस्तकों का यानी लगभग 100 काव्य के ग्रंथों का अध्ययन करें, तब आपके अंदर काबिलियत आएगी कि आप काव्य का सृजन कर सकें। उसी तरह से जब 100 से अधिक कहानियों का अध्ययन आप करते हैं, तब आपके पास कहानी लेखन की कला का विकास होता है। तो उसको हमें पढ़ना है काव्य एवं गद्य संदर्भ के अंतर्गत। इसके बाद हमें सृजनात्मक लेखन का अभिप्राय, यानी सृजनात्मक लेखन करने चल रहे हैं, तो सृजनात्मक लेखन से पहले हमें किन किन बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए, उनका हमें ध्यान रखना है, जिसे हम सृजन का अभिप्राय के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इसके बाद सृजन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस विषय को लेना चाहिए, और किस विषय का चयन करने में जब शुरू में हम लेखन करना सीख रहे होते हैं और किस बिंदु को यदि हम छुएंगे तो हमारी सृजनशीलता प्रभावित हो सकती है, उसके अंतर्गत हम इसके स्वरूप और आयामों में प्रकाश डालेंगे। सृजन का अभिप्राय, स्वरूप व आयाम। सृजन के कितने आयाम हैं? सबसे पहले समस्या का चयन करना है, पुस्तकों का अध्ययन करना है, पुस्तकों के अध्ययन के उपरांत भाषा सीखनी है, व्याकरण का ज्ञान सीखना है। उस एक एक विषय को अब जब लिखने चल रहे हैं तो सबसे पहले हमें बिंदुवार प्राकलन या मूल्यांकन करेंगे। फिर एक एक पाठ के अंतर्गत समस्या का चयन और उस समस्या का निस्तारण करते जाएंगे। उसके बाद हम विषय सूची तैयार कर लेंगे और जिन जिन पुस्तकों से हमने जिन जिन बातों का समावेश किया है उन बातों को रखेंगे। तो उसे हम स्वरूप व आयाम के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इसके बाद तीसरी जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन कुछ इस रूप में होगा। गीत लेखन, गीत कैसे लिखा जाए, गीत लिखने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है, गीत लिखने के लिए छंदों का ज्ञान आवश्यक है अथवा नहीं है, उन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। गीतों में मुक्तक गीत कैसे लिखे जाएं, क्योंकि जब तक गीता नहीं होगी तब तक तो वो गीत नहीं होगा। तो यदि छंद ज्ञान हम न भी लें तो मुक्तक गीतों को कैसे लिखें उसको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। लंबी कविता लेखन कैसे लिखा जाए उसको पढ़ेंगे। लंबी कविता लेखन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। लंबी कविता के बाद हम प्रबंध लेखन, लघु कथा लेखन, प्रबंध लेखन, लघु कथा लेखन, लघु कथा लेखन, कहानी लेखन, नाटक लेखन आदि की प्रविधि और एवं उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन हमें करना है। किसका हम सृजन कैसे करें उसके स्वरूप आयाम को जब हम पढ़ लेंगे तो गीत लेखन का आपको अभ्यास कराया जाएगा कि कैसे आप गीत लेखन करेंगे। जब क्लास में बैठेंगे, कक्षाओं में आएंगे, तब हम लोग आपको सिखाएंगे मुक्तक गीत कैसे लिखा जाएगा, लंबी कविता कैसे लिखा जाएगा,
प्रबंध लेखन कैसे होगा, लघुकथा लेखन कैसे होगा, कहानी लिखना है तो कैसे लिखें कि आप अच्छी कहानी लिख पाएँ, नाटक लिखना है तो कैसे लिखें आदि, नाटक के साथ संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी इत्यादि की प्रविधियों को बताएंगे और उसकी प्रक्रिया का अध्ययन इस इकाई 1 में हम कराएंगे। फिर इसके बाद इकाई 2 में क्योंकि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, तो उसमें रोज़गार के अवसर भी बहुत ज़्यादा हैं। रोज़गार के जब अवसर ज़्यादा हैं तो उसी अनुसार हिंदी पढ़ना बहुत व्यापक हो गया है वर्तमान समय में। चाहे फिल्म बन रही हो, चाहे भोजपुरी में हो, चाहे खड़ी बोली में हो, अब तो अवधी में भी फिल्में बनने लगी हैं। तो फिल्म उद्योग में कैसे हिंदी का उपयोग करें आप, और इन लेखन के माध्यम से उसमें अपनी पहचान बनाएं। आवाज़ अच्छी है तो गीतों को गाकर पहचान बनाएं। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो दूसरा सबसे बड़ा रोजगार परख पटल हिंदी विषय में इकाई 2 के अंतर्गत है मीडिया अर्थात पत्रकारिता। पत्रकारिता में आप अच्छे बिंदुओं को प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो इकाई 2 में मीडिया व फीचर लेखन में मीडिया व फीचर लेखन में, मीडिया समझ रहे हैं ना, मीडिया का अर्थ ये है कि जो न्यूज़ चैनल हैं उन पर या जो समाचार पत्र आते हैं उन पर लेखन कैसे करना है, फीचर कैसे आप लिखेंगे। और सृजनात्मक अपेक्षा लेखन में सृजनात्मक अपेक्षा, अब जैसे आप लिखने चल रहे हैं, आप एक समाचार संपादक बन चुके हैं या समाचार संपादक बहुत बड़ी चीज़ है, आप प्रेस रिपोर्टर बने हैं, तो उस समय अगर आप लिख रहे हैं तो न तो सरकार के विरोध में हो और न तो सरकार के पक्ष में हो। इस बात की जानकारी आपको रखनी है। तो वो कहाँ सिखाया जाएगा, यहाँ सिखाया जाएगा। किसमें? हिंदी के सृजनात्मक लेखन के भाग 2 में मीडिया व फीचर लेखन में सृजनात्मक अपेक्षा यानी कैसा आप लिखेंगे। इसके बाद प्रिंट व दृश्य माध्यमों के लिए प्रिंट मीडिया अर्थात न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, प्रिंट व दृश्य माध्यम यानी वीडियो इत्यादि। प्रिंट और दृश्य माध्यमों के लिए लेखन का क्षेत्र कितना बड़ा है उस पर चर्चा होगी तथा उसके आयामों पर, तथा आयाम यानी प्रिंट और दृश्य माध्यमों में लेखन करना है तो इसका क्षेत्र कितना विस्तृत है उसकी चर्चा और उसके कितने आयाम हैं। आयाम का अर्थ ये है पड़ाव, कितने स्तर हैं उसके, उसको हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर इसके बाद मीडिया लेखन में सृजनशीलता का वैशिष्ट, यानी आपको जैसे 26 जनवरी आ रही है तो मीडिया कर्मियों को बुला करके जो राजनीतिक लोग हैं या जो सामाजिक लोग हैं वो झंडारोहण करते हैं, तो उस विषय में आप कैसा लिखें ताकि सभी लोग अपेक्षा करें कि आप ही आएंगे तभी हम झंडारोहण करेंगे, क्योंकि आपकी लेखन शैली से प्रभावित होकर वो बार बार आपको बुलाएंगे और आपकी लेखन शैली से प्रभावित होकर बहुत ज़्यादा आपकी आय वृद्धि होगी। तो मीडिया लेखन जब आप कर रहे हैं तो उसमें सृजनशीलता का वैशिष्ट क्या लिखें और क्या न लिखें। सृजनशीलता का वैशिष्ट उसको हम आपको पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद फीचर लेखन से अभिप्राय लिख रहे हैं तो फीचर लेखन जो कर रहे हैं उसका कोई
कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजनीतिक व्यक्ति के विषय में लिख रहे हैं और उसके सामाजिक सरोकारों पर प्रकाश डाल रहे हैं। फीचर लेखन से अभिप्राय, उसके बाद फीचर लेखन का स्वरूप, फिर फीचर लेखन का महत्व और फीचर लेखन का विस्तार कितना है, अर्थात फीचर लेखन का क्षेत्र। इनकी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद फीचर लेखन की रचना प्रक्रिया, फीचर लेखन की रचना प्रक्रिया, इसका अध्ययन हम इकाई 2 में करेंगे। इसके बाद इकाई 3 हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इकाई 3 यानी भाग 3 में किन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है? रेडियो टीवी लेखन और सृजनात्मकता, रेडियो टीवी लेखन व सृजनात्मकता। रेडियो पर समय समय पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, तो रेडियो में हम क्या लिख सकते हैं, टीवी में हम क्या लिख सकते हैं कि लोग हमें स्मरण करें, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। इसके बाद रेडियो टीवी रेडियो एवं टीवी यानी टेलीविज़न में बच्चों के लिए सृजनशीलता, बच्चों के लिए सृजनात्मकता, कि बच्चों के लिए हम क्या लिखें ताकि बच्चे भी हमारे लेखन का लाभ ले सकें और हमें बार बार याद किया जाए। इसके बाद रेडियो एवं टीवी में ही जो लिखा जाता है एक और प्रहसन, अर्थात हंसी मजाक वाली बातें, चुटकुले कैसे लिखे जाएं ताकि कम समय में ज़्यादा मनोरंजन हो सके लोगों का। एकांकी, एक अंक वाली एकांकी और नाटक लेखन, इन तीनों का विशेष अध्ययन हम आपको करवाएंगे। फिर इसके बाद हास्य और व्यंग विषयक, हास्य और व्यंग्य विषयक सृजनशीलता। हास्य और व्यंग के विषय में हम कैसे लिखें और लिख करके कैसे दूसरे इसका लाभ ले सकें, उससे संबंधित लेखन भी हम इसी पेपर के अंतर्गत, हिंदी सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम इकाई 4 यानी इसी में चौथी बात का चौथे पड़ाव, यानी यह जो पेपर होगा वो 4 भागों में होगा। इकाई 1, 2, 3 हमने पढ़ लिया, अब इकाई 4 पे चर्चा करें। इसके बाद गद्य की विविध विधाओं का लेखन व सृजनशीलता, यानी गद्य की जो विविध विधाएं हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, डायरी, संस्मरण, उनको कैसे लिखेंगे, विशेष रूप से किनका अध्ययन आपके पाठ्यक्रम में है। कहानी लेखन व सृजनशीलता, कहानी लेखन व सृजनशीलता। कहानी लेखन समझ रहे हैं, कहानी कला के तत्व, कथोपकथन एवं संवाद, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण, पात्र योजना, इन सभी पर हमें विशेष प्रकाश
डालना है, इसे हमें पढ़ना है विस्तार से। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कहानी। जब पढ़ चुके तो संस्मरण एवं संस्मरण रेखा चित्र, किसी को स्मरण करके यदि लिखना है तो वह विधा संस्मरण कहलाती है। रेखा चित्र यानी किसी व्यक्ति का ऐसा वर्णन करना कि शब्दों के माध्यम से उस व्यक्ति के हुलिये के बारे में, रहन सहन के बारे में लोग समझ सकें। और सृजन धर्मिता, सृजन धर्मिता यानी इन पर जब लिख रहे हैं तो ये बात ध्यान रखनी है कि भाषा संस्कार विहीन हो और ऐसी भाषा ना हो जिससे सामाजिक चोट किसी को पहुँचे, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके बाद संवाद लेखन, संवाद यानी जिसे डायलॉग्स हम कहते हैं, कि अगर फिल्म पर लिख रहे हैं और फिल्म में कोई डायलॉग ना हो तो वो फिल्म एकदम पिट जाती है, यानी फ्लॉप हो जाती है। तो उस फिल्म को चर्चित बनाने के लिए संवाद योजना बड़ी आकर्षक होनी चाहिए। अब ऐसा न हो कि नौकर हो और वह अंग्रेजी बोल रहा हो, या नौकर हो और वह शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोले ही बोले, पंडित हो और शुद्ध भाषा न बोल रहा हो, तब वह जो लेखन होगा वो सही नहीं होगा। यानी जो जिस तरह का पात्र है उसी तरह की संवाद योजना होनी चाहिए। तो इसमें इसी को पढ़ेंगे, संवाद लेखन व सृजन धर्म। इसको आपको याद रखना है कि पात्रानुकूल भाषा हो और उसमें सृजन धर्म से तात्पर्य है कि गाली गलौज वाले शब्दों का उपयोग न हो, असाहित्यिक शब्द उसमें न हो, इस बात का ध्यान आपको रखना है। इसके बाद साक्षात्कार प्रविधि, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में ध्यान रखने योग्य बातों का अध्ययन आपको करना है, और किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे उसे। और सृजनात्मक बोध लिखने चल रहे हैं तो किन किन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए उस पर चर्चा होगी। तो ये पेपर आपका 4 खंडों में होगा। चारों खंडों में जिसका जिसका अध्ययन करना है उस पर हमने विस्तार से चर्चा कर दी है। इसके बाद जो आपका तीसरा ही पेपर होगा वो ऑप्शनल होगा, क्योंकि ये एक तो सृजनात्मक लेखन है और दूसरा हिंदी सिनेमा और साहित्य, यानी चाहे सृजनात्मक लेखन पढ़िए चाहे हिंदी सिनेमा और साहित्य पढ़िए। तो चलिए अब हिंदी सिनेमा और साहित्य को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद तीसरा ही पेपर जो ऑप्शनल है उसका नाम है हिंदी सिनेमा व साहित्य। अर्थात मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया था कि हिंदी विश्व की सबसे बड़ी तीसरी भाषा है, तो सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर हिंदी में है। 96,000 पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल हिंदी में प्रसारित हो रहे हैं। आपका ये जो चैनल है ये भी इसी पर प्रसारित हो रहा है और हिंदी के माध्यम से सब लोग तरह तरह का लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इकाई 1 के अंतर्गत हमें पढ़ना है हिंदी सिनेमा का स्वरूप, यानी हिंदी सिनेमा कब विकसित हुआ उस पर चर्चा की जाएगी। हिंदी सिनेमा का स्वरूप, स्वरूप निर्माण, यानी हिंदी सिनेमा में यदि आप जाना चाहते हैं तो किन किन बिंदुओं की आवश्यकता है, आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, आपका कला कौशल कैसा होना चाहिए। और ये जो आधारशिला तैयार हुई हिंदी सिनेमा की वो कब से बनी, पहली फिल्म कौन सी थी, फिल्म के पात्र कौन कौन से थे, फिल्म बनाने में क्या क्या समस्याएं आई, क्योंकि सन 50 के पहले कोई नायिका नहीं मिलती थी, अर्थात अभिनेत्रियां नहीं अभिनेता ही मिलते थे।
और लड़के ही अभिनेत्रियां बनते थे, यानी लड़कों को साड़ी पहना करके स्त्री बना दिया जाता था। तो ऐसा स्वरूप आरंभ में था। बाद में सन 1960 के बाद इस स्वरूप में परिवर्तन आया। आज आप देख रहे हैं अभिनेत्रियां ज़्यादा हैं, अभिनेता कम हैं। नई फिल्म और अभिनेत्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और अभिनेता वहीं सन 80 के दशक वाले चल रहे हैं। तो उस पर चर्चा किस पर कब होगी? इकाई 1 में हिंदी सिनेमा के स्वरूप निर्माण में हम इस बात पर अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हिंदी सिनेमा का उद्भव कब हुआ, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। हिंदी सिनेमा का उद्भव दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई थी, उस पर चर्चा होगी। फिर इसके बाद हिंदी सिनेमा जब में कैमरे की भूमिका क्या है, कैमरा अच्छा है तो जैसे आप ऑनलाइन आज पढ़ रहे हैं तो इसमें अगर कैमरा अच्छा हो, देखने में अच्छा लगे, बैकग्राउंड इसका अच्छा हो तो आप बार बार उस चीज़ को देखेंगे। और जिसका कैमरा सही नहीं है उस वीडियो को आप उतना देखना पसंद नहीं करते हैं, उसमें धुंधला धुंधला आता है। तो कैमरे के आधार पर ही तो आजकल HD 3D सिस्टम का विकास हुआ है। तो कैमरे की भूमिका वह होती है। अब फिर इसके बाद चौथा बिंदु दर्शक और स्क्रीन का संबंध है। हिंदी सिनेमा में दर्शक व स्क्रीन का संबंध, यानी दर्शक किस पात्र को बहुत पसंद कर रहा है, पात्र में क्या और नया किया जाए कि लोग उस धारावाहिक को, उस फिल्म को, उस फीचर को पसंद करें, इस पर हम आपको अध्ययन कराएंगे। दर्शक व स्क्रीन का संबंध। अब स्क्रीन यानी छोटा पर्दा है कि बड़ा पर्दा है कि क्षेत्रीय कोई चैनल है, उसे दर्शक और स्क्रीन, दर्शक यानी इस जब हम सिनेमा को बना रहे हैं तो इसे बुजुर्ग लोग देखेंगे या युवा बच्चे देखेंगे या सामान्य बच्चे देखेंगे। छोटे बच्चे किशोरों के लिए फिल्म बना रहे हैं तो उसे देखकर ही स्क्रीन का निर्माण किया जाता है। जैसे धारावाहिक सदैव घर की महिलाएं देखती हैं, इसलिए उसमें धारावाहिक यानी छोटे पर्दे में महिलाओं की संख्या अधिक होती है, पुरुषों की संख्या नाम मात्र की होती है, क्योंकि महिलाएं और छोटे बच्चे उन्हें देखते हैं तो छोटे पर्दे पर वैसी फिल्में। और वहीं जब फिल्में बनती हैं तो फिल्मों को अधिकतर युवा वर्ग देखता है, तो उसे ध्यान में रखकर स्क्रीन बनाई जाती है और दर्शक की रुचि के अनुसार ही उसमें पात्र सम्मिलित किए जाते हैं। तो इकाई 1 में हम इन्हें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इकाई 2 में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार है। इकाई 2 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिनेमा का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? सिनेमा का इतिहास, यानी आरंभिक युग का सिनेमा कैसा था और फिर सन 60 के बाद का सिनेमा कैसा था, सन 80 के बाद का सिनेमा कैसा था और वर्तमान सिनेमा कैसा है। तो उसे कालों में बांटकर हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद इसमें दूसरा सिनेमा का आरंभिक युग। आरंभिक युग में सिनेमा, जब हिंदी सिनेमा बनना शुरू हुआ तो हिंदी सिनेमा के आरंभिक युग में क्या समस्याएं थी, स्क्रीन संबंधी क्या समस्या थी और सिनेमा बनाने के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे निर्देशकों ने की, उस संघर्ष को हम आपको बताएंगे। फिर इसके बाद सन 60 के बाद का न्यू वेब सिनेमा। सन 1960 के बाद जो नई तकनीक का विकास हुआ, कंप्यूटर का विकास हुआ, ग्राफिक्स के माध्यम से नई फिल्में बनने लगी, संगीत का भी समावेश होने लगा। तो सन 60 के बाद जो फिल्में बनी उनका विकास कैसे हुआ, उसको हम सन 60 के बाद का न्यू वेब सिनेमा के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरे इकाई को।
इकाई 3 को। इकाई 3 में क्या पढ़ेंगे हम? इकाई 3 में हिंदी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, समाज व संस्कृति। समाज और संस्कृति का सिनेमा से क्या संबंध है उसे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बाल मनोविज्ञान, बच्चों से संबंधित बातों का समावेश कैसे कैसे सिनेमा में हुआ, उसे हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हिंदी सिनेमा में पढ़ेंगे। जो गीत बने चुन चुन करके, आई चिड़िया दाल का दाना लाई चिड़िया, कौवा भी आया शेर भी आया उसके पीछे घोड़ा भी आया, तो उसे हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। सिनेमा, अब हिंदी सिनेमा में स्त्रियों की क्या भूमिका थी? सिनेमा स्त्री विमर्श, सिनेमा में स्त्रियों की क्या भूमिका रही, उस विमर्श पर हम चर्चा करेंगे। स्त्री विमर्श के बाद स्त्री विमर्श व सिनेमा, फिर इसके बाद सांस्कृतिक, यानी भारतीय संस्कृति को आघात पहुंचा कि विकास हुआ, उस पर चर्चा होगी। सांस्कृतिक विमर्श व सिनेमा, यानी लोगों को जोड़ने में ये सिनेमा सहायक हुआ अथवा नहीं सहायक हुआ, उसकी चर्चा होगी। फिर इसके बाद राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता एवं सिनेमा, यानी राष्ट्र का उत्थान हुआ कि पतन हुआ सिनेमा के माध्यम से, देशभक्ति परक फिल्मों का निर्माण हुआ, तो वो क्या इसमें उत्तरदायी रही, राष्ट्रीयता का भाव जगाने में सफल रही अथवा असफल रही, उन पर एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद इसी में इकाई 4 यानी चौथा जो भाग होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। इकाई 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिनेमा व साहित्य का संबंध। पहली जो हेडिंग होगी वो सिनेमा व साहित्य का संबंध। हिंदी सिनेमा का साहित्य से कैसा संबंध है, उस बात पर हम प्रकाश डालेंगे कि साहित्य की ये वृद्धि कर रहा है अथवा हिंदी साहित्य को समाप्त कर रहा है। इस बिंदु पर हम सोचेंगे, विचार करेंगे, प्रकाश डालेंगे विस्तार से। इसके बाद कुछ साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनी हैं जिन्हें आपको कक्षा में दिखाया जाएगा और उनका आलोचनात्मक अध्ययन भी कराया जाएगा। साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्में, साहित्यिक जो चर्चित कृतियाँ थी उन पर फिल्में बनाई गई थी। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद के गोदान पर फिल्म बनी थी। तो गोदान फिल्म को हम आपको दिखाएंगे और उससे पूछेंगे कि इसकी कथा वस्तु क्या है, इसमें कितने पात्र हैं गोदान में, और जो पात्र हैं वो दयालु हैं, निर्दयी हैं, शहरी पात्र हैं कि गांव वाले पात्र हैं, उन्होंने कैसा पोशाक पहना है, साज सज्जा कैसी है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। गोदान को पढ़ेंगे, देखेंगे। फिर शतरंज के खिलाड़ी, इस फिल्म का अध्ययन करेंगे। शतरंज के खिलाड़ी के बाद तीसरी कसम, इस फिल्म को देखेंगे। तीसरी कसम को देखेंगे। इसके बाद रजनीगंधा, कौन सी फिल्म? रजनीगंधा। तो जो बच्चे मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, और वो तो ऊपर नंबर दिया गया है 7398242307,
इस पर मुझसे संपर्क करके किसी भी समस्या का निदान आप पा सकते हैं। और अगर आप आ सकते हैं तो कक्षा में बैठ करके इन फिल्मों का विस्तार से अध्ययन करें, क्योंकि प्यारे बच्चों, जब तक आप पाठ्यक्रम को नहीं जानेंगे और पाठ्यक्रम को पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। केवल एक दिखावे की बात होगी, आप केवल ये कहेंगे कि हाँ हमने भी तो एमए किया है, हमने बस ये बात रहेगी। लेकिन जब आप कक्षा में बैठेंगे और हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, देखने के बाद अगर उसमें से कुछ छूट गया हो तो फ़ोन करके मुझसे पूछेंगे कि सर इस वीडियो को आपने बनाया, इसमें ये समस्या थी, तो उस समस्या का हम आपके लिए तुरंत निदान प्रस्तुत करेंगे। तो ये आपका 3 पेपर लिखित रहा। अब जो मौखिक रहा उसकी चर्चा करेंगे। अब जो चौथा पेपर होगा आपका वो दीर्घ शोध प्रबंध होगा। इसमें जो शोध प्रबंध बनाएंगे उस पर 50 नंबर आपको मिलेगा और जो वाइवा देंगे उस पर भी 50 मिलेगा। कुल मिलाकर के 100 नंबर आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो लिखित प्रश्न पत्र होते हैं वो 75 नंबर में से आप बहुत प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी राइटिंग लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 75 में 50-60 से ऊपर नहीं पाएंगे। किंतु ये जो पेपर है इसमें आप 100 में 100 पा सकते हैं। कैसे? अगर आप थोड़ी सी चालाकी लगाएं, थोड़ा सा ध्यान दें तब। दीर्घ शोध प्रबंध जो है इसमें आपको कम 2000 शब्दों का, कितने शब्दों का? 2000 शब्दों का एक लेख लिखना होता है। उसे आप क्या करेंगे? टाइप करवा कर मेरे पास लाएंगे और मैं उसे लूँगा। लेने के बाद उसका अध्ययन करूँगा। अगर आपने साहित्यिक चोरी नहीं की है तो इस 50 में 50 नंबर दे दूँगा। अगर आपने साहित्यिक चोरी कर लिया है तब दोबारा बनवाया जाएगा। और 50 नंबर जो आंतरिक और बाह्य परीक्षक आते हैं वो वाइवा लेंगे। वाइवा लेने के बाद जो आपने शोध बनाया है उसी से प्रश्न पूछेंगे, 5-6 प्रश्न पूछेंगे, उनका उत्तर आप दे देंगे। तो आप ये समझिए इसमें 100 में 100 पा गए। तो इसीलिए एमए में परसेंटेज ज़्यादा होता है बीए की तुलना में, क्योंकि 100 नंबर आपके हाथ में स्पेशल है। तो उस वजह से प्यारे विद्यार्थियों इसे ध्यानपूर्वक बनाएं और अभी से एक किताब ले लें। उसमें से चाहे आप हिंदी साहित्य के आदिकाल या भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या गद्य की किसी भी विधा, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, सभी में से किसी एक का चयन करें, उस पर विस्तार से लिखें, लाकर मुझे चेक करवाएं और इसे लगभग आप 20 मार्च तक यानी अब से 50 दिन बाद मुझे जमा करें। यदि अच्छा शोध प्रबंध रहता है तो पर्याप्त अंक आपको दिया जाए। और किसी भी समस्या के निदान के लिए मेरे नंबर पर आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तो आगे की चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा उसे देख करके कमेंट अवश्य करें।